हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 की। यदि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपको यहां से मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 की। ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि किन्हीं कुछ दशाएं ऐसी हैं जहां पर गिरफ्तारी से और निरोध यानी कि कैद करके रखने से संरक्षण। देखो, गिरफ्तारी चीज अलग है और निरोध चीज अलग है। यानी कि निरोध का मतलब होता है कैद करना और गिरफ्तारी का मतलब होता है अरेस्ट करना। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और इसके बाद उसको कस्टडी में रखा, तो इसका मतलब यह है कि अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तारी और कस्टडी में रखना यानी कि निरोध में रखना या उसको कैद में रखा जाना। तो इस प्रकार से हम समझें कि निरोध से भी संरक्षण यानी कि कस्टडी से भी संरक्षण और गिरफ्तारी से भी संरक्षण, गिरफ्तारी यानी कि अरेस्टिंग से भी उसको संरक्षण। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वैसे यदि हम देखें तो गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हो सकती है। गिरफ्तारी की दो परिस्थितियां होती हैं। एक तो व्यक्ति ने जब अपराध कर दिया हो तब गिरफ्तारी हो सकती है, और दूसरी परिस्थिति ऐसी है जहां पर अपराध होने की संभावना हो, दंगा होने की संभावना हो, अराजकता फैल जाने की संभावना हो, उस समय भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब ऐसे समय में यदि हम देखें तो इसमें यानी कि अनुच्छेद 22 में पॉइंट 7 दिए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इसमें दिए हैं। तो इन सातों के 7 पॉइंट की यदि हम अध्ययन करें तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये बताता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो इसके बाद उसको गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन पॉइंट नंबर 4, 5, 6 और 7, ये जो 4 अलग पॉइंट हैं, ये पॉइंट क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं भी किया है, अपराध होने की संभावना है, अराजकता फैलने की संभावना है, शांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसे समय में भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो टोटल 7 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट जो ये बताते हैं कि यदि अपराध किया गया है तो गिरफ्तारी होगी, और बाकी के अगले 4, 5, 6, 7 यानी कि ये 3-4 पॉइंट जो हैं ये बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं भी किया है और संभावना है तो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हम पहले अध्ययन कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के बारे में। ये क्या कह रहे हैं? हम अनुच्छेद 22 के पॉइंट नंबर 1, 2, 3 के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने, अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसको ये ना बता दिया जाए कि भैया तुमको इस कारण से गिरफ्तार किया गया। यानी कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, ये कहता है अनुच्छेद 22 का पॉइंट नंबर 1। अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से यानी कि अपने रुचि के वकील से प्रतिरक्षा कराने का भी उसका अधिकार है, उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि उसको जो है ये बताया जाएगा कि भैया तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। इसी पॉइंट में आगे ये बता दिया गया है कि यदि वो चाहे तो अपने स्वयं के किसी अच्छे वकील से, जो उसकी रुचि का वकील हो, ऐसे वकील से वो प्रतिरक्षा करवा सकता है। ऐसे वकील को वो कर सकता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपना प्रकरण लड़ने के लिए, अपना मुकदमा लड़ने के लिए। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, पुलिस कस्टडी में उसको नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का ये दायित्व है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो न्यायालय के समक्ष उसको भेज दे। हाँ, फिर न्यायालय की मर्जी उसको जेल वारंट बना के जेल भेजे, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में, देखो अभिरक्षा 2 प्रकार की, कस्टडी 2 प्रकार की, पुलिस कस्टडी है और एक जुडिशियल कस्टडी है। तो पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रखा जाएगा, उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिर इसके बाद न्यायाधीश जो चाहे
मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको जेल वारंट बना के भेज दे, और मजिस्ट्रेट चाहे तो कह दे कि भैया हम ठीक है, पुलिस को जरूरत है तो तुम पुलिस वाले ले जाओ इसको, ठीक है ना। तो यहां पर यह कहा गया कि 24 घंटे से ज्यादा उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, है ना। इसके अलावा में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में जो टाइम लग रहा है, कहने का मतलब यात्रा का जो टाइम लगेगा, उस यात्रा के समय को छोड़ करके बाकी 24 घंटे की गिनती करी जाएगी। तो यात्रा व्यय उसमें शामिल नहीं होगा, यात्रा व्यय नहीं, यात्रा का टाइम उसमें शामिल नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ लें। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि खंड 1 अथवा 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। यानी कि खंड 1 में क्या बताया कि उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और तुम चाहो तो अपने पसंद का वकील कर लो। पॉइंट नंबर 2 में ये बता दिया गया है कि उसको 24 घंटे से के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। और पॉइंट नंबर 3 में ये बता दिया गया कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की बात उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी? भैया जो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं, जिनको हमने पकड़ लिया, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। यानी कि तत्समय किसी शत्रु अन्य देशी है, यानी कि वो शत्रु देश का है और उसको अपन ने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो उसके ऊपर ये ऊपर के 2 पॉइंट लागू नहीं होंगे कि भैया 24 घंटे के अंदर न्यायालय में भेजो और जो है अपने पसंद का वकील करवाओ, है ना। इस प्रकार की कोई बात उस पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा में और कौन सा है? निवारक निरोध के उपबंधों वाली किसी विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो उस पर भी ये दोनों पॉइंट लागू नहीं होंगे। किस व्यक्ति को ऐसा किया जाता है? निवारक निरोध का मतलब क्या हुआ? निवारक निरोध का मतलब ये हुआ कि अपराध होने का डर है, अपराध हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, अराजकता फैल सकती है, इसलिए किसी व्यक्ति को अपराध होने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको बोलेंगे निवारक निरोध। तो निवारक निरोध की जो बात है अगले पॉइंट में, यानी कि पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में बताई गई। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में तो जो है अपराध होने के बाद गिरफ्तारी होगी, और पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 निवारक निरोध है, इसमें गिरफ्तारी पहले ही हो जाएगी। अच्छा, इन सब में एक बात और है, आपने यदि पढ़ा हो रॉलेट एक्ट के बारे में। क्या था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? सर सिडनी रॉलेट नाम के व्यक्ति के द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि इसके द्वारा आतंकवादी गतिविधि यानी कि क्रांतिकारी लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, अराजकता ना फैले और भारतीयों पर नियंत्रण किया जा सके, इसलिए ये कानून लाया गया था। इसमें क्या बात थी? इसमें भी यही वाली बात थी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे ये भी नहीं बताया जाएगा कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और बिना अपराध के उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि उसने कोई अपराध नहीं किया है फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यही वाला तो कानून अब अनुच्छेद 22 में आ गया ना, 4, 5, 6, 7 पॉइंट में, कि भैया निवारक निरोध यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध के पहले ही गिरफ्तार कर लेना। क्यों भैया? उस समय तो जब रॉलेट एक्ट आया था उस समय तो बहुत विरोध किया भारतीयों ने, और अब भारतीय संविधान में यह कानून वापस बना दिया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि भारत में अराजकता ना फैले किन्हीं व्यक्तियों के कारण, इसलिए इस कानून को लागू किया गया है। पहले जो कानून लाया गया था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, और थोड़ा सा अंतर सिर्फ इतना है कि पहले जो है बिना बताए किसी व्यक्ति को कितने ही समय के लिए गिरफ्तार करके रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है बात बता दी गई कि भैया किसी व्यक्ति को जो बिना अपराध के गिरफ्तार किया जा रहा है उसको 3 महीने तक रखा जा सकता है। फिर यदि अवधि बढ़ानी है तो फिर वो जो है कमेटी जो बैठेगी वो जो निर्णय करेगी उसमें ऐसा होगा। और अभी जो है निवारक निरोध क्यों लगाया जा रहा है आपको पता है इसके संबंध में? निवारक निरोध यानी कि अपराध होने के पहले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। आपको
जम्मू कश्मीर की धारा 370 का ज्ञान तो होगा। धारा 370 को हटाने के लिए सरकार को ऐसे नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर के नेता थे, ये आप देख सकते हैं साइड में, यहां पर आपको दिख रहे होंगे, इन नेताओं को सरकार के द्वारा नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद कर दिया गया मतलब उन्हीं के कमरों में, उन्हीं के घरों में बंद कर दिया गया, पब्लिक से दूर कर दिया गया, यानी कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया। अब किसी व्यक्ति को यदि बंद कर दिया जाए तो ये तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, लेकिन अनुच्छेद 22 में यहां पर प्रावधान कर दिए गए, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में इसके प्रावधान भी कर दिए गए कि भैया किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नजरबंद किया जा सकता है। कब किया जाएगा? जबकि ये विश्वास हो कि उस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध होने वाला है या अराजकता फैल सकती है। तो हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। निवारक निरोध, निवारक निरोध आप समझ गए होंगे, यानी अपराध के पहले ही गिरफ्तार कर लेना। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि यानी कि कानून किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, जब तक कि, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जिसको निवारक निरोध में गिरफ्तार किया गया है, आपको बता दूं टाडा एक्ट, टाडा भी जो है, मीसा एक्ट, ये सब निवारक निरोध के ही हैं। मतलब कि पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया कि अपराध ना हो, अराजकता ना फैले। तो मीसा एक्ट में, टाडा एक्ट में व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है ना कि तब तक प्राधिकृत नहीं करेगी, कब तक? 3 महीने से ज्यादा अवधि के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं करेगी। कब तक? जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। देखो एक कमेटी की बात है, कमेटी में कौन कौन लोग हो सकते हैं, जो कमेटी ये निर्धारित करेगी कि भैया इनको 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार करके रख लो और नहीं तो फिर अराजकता फैल जाएगी। तो कमेटी में कौन कौन लोग हो सकते हैं, यहां पर ये बताया कि जो ऐसे व्यक्तियों को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश हैं, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं, पहले रहे हों अब रिटायर हो गए हों, या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हों, अर्ह हों, यानी कि उनकी योग्यता इतनी है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हों, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 माह की अवधि की समाप्ति से पहले प्रतिवेदन नहीं किया है कि उसकी राय में ऐसा निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। यानी कि 3 महीने में उनको छोड़ दिया जाएगा यदि सलाहकार बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा है। सलाहकार बोर्ड ने ये कहा कि भैया इनको रखना जरूरी है, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, तो फिर रखना है। पॉइंट नंबर 1 ये कह दिया, कौन सा? पॉइंट नंबर 4 का का। अब 4 का खा कहता है, 4 के का में ही परंतु एक दिया है कि परंतु इस उपखंड की कोई बात अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के विहित की गई हो। यहां पर एक परंतु और दे दिया गया है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 तो हम पढ़ेंगे ही सही इसमें, लेकिन अभी हमको पढ़ना आवश्यक इसलिए हो गया। पॉइंट नंबर 7 का खा क्या कहता है? ये कहता है कि संसद ऐसा कानून बना सकती है, राज्य ऐसा कानून बना सकता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जाएगा, और कितने समय के लिए गिरफ्तार करके रखा जाएगा इसके ऊपर भी उस व्यक्ति के लिए विशेष कानून बनाया जा रहा है। इसलिए उसको कितने समय के लिए गिरफ्तार करके रखा जाएगा ये भी कौन? संसद या राज्य डिसाइड करेगा। तो इसमें यह लिख दिया कि उतने अधिकतम समय के लिए उसको रखा जा सकता है जितने अधिकतम समय के लिए पॉइंट नंबर 7 के खा पॉइंट में जो अवधि दी गई है। कितनी अवधि दी गई है तो ये डिसाइड करने के लिए राज्य सरकार है, राज्य सरकार बताएगी कितनी अवधि। यहां पर अवधि नहीं दी गई है, राज्य सरकार को डिसाइड करना होता है कानून के हिसाब से और पब्लिक के हिसाब से, उपद्रव होने की संभावना के हिसाब से, अराजकता फैलने के हिसाब से समय सीमा का निर्धारण करना होता है, इसलिए यहां पर समय निर्धारित नहीं किया गया। अगला पॉइंट दिया है खा पॉइंट में दिया गया कि ऐसे व्यक्ति को जो खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यहां पर सीधा सीधा ये लिख दिया पॉइंट नंबर 7 का और खा,
जिसमें राज्य को विधि बनाने की शक्ति है, संसद को कानून बनाने की शक्ति है, उसके प्रावधान जो है ये सीधे सीधे लिख दिया कि उस अनुसार इसको निरुद्ध करके नहीं रखा जाएगा 3 महीने से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति है तो। अगला पॉइंट इसमें बता दिया, 5वें नंबर का पॉइंट हम पढ़ते हैं, 4 हमने पढ़ लिया। 5वें नंबर के पॉइंट में लिखा है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन, यानी कि किसी विधि यानी कि संसद ने कोई कानून बना दिया कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार कर लो, तो ऐसा कानून यदि बना दिया है तो क्या लिखा है कि ऐसे अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है, यानी कि उसकी गिरफ्तारी किन आधारों पर हुई है, ये उसको बताने का दायित्व। पॉइंट नंबर 5 इतना ही कहता है कि भैया बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया। जबकि रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट में बताना ही नहीं पड़ता था कि क्यों गिरफ्तार किया गया, इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया और उसका भारतीयों ने बहुत जमकर विरोध किया। आपको पता हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही हुआ था, जिसने जनरल डायर ने कम हजारों लोगों पर बिना बताए गोलियां चलवाई थी। आपको पता हो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के कारण ही हुआ था, जिसे काला कानून कहा गया हमारे भारतीयों के द्वारा। लेकिन काला कानून में और इसमें थोड़ा सा यही अंतर है कि इसमें बताना पड़ेगा कि भैया क्यों गिरफ्तार किया गया, और जबकि उसमें नहीं बताना पड़ता था। और आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर भी दिया जाएगा, यानी कि यदि आदेश कर दिया गया भैया तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया, तो अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए यानी कि जमानत के लिए उसको जो है आवेदन कर सकता है वह व्यक्ति। अब ये बात राज्य के ऊपर निर्भर करती है कि उसको जमानत मिले या ना मिले। अब अराजकता कितनी फैलने की संभावना है उस पर डिपेंड करता है ये। अब इसमें पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 कहता है, पॉइंट नंबर 5 के बारे में बताता है पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि खंड 5 की किसी बात से ऐसे आदेश से जो उपखंड में निर्दिष्ट है करने वाले किसी प्राधिकारी के तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है, जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। यानी कि यहां पर पॉइंट नंबर 6 में यह बता दिया गया, पहले पॉइंट नंबर 5 में तो यह बता दिया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है यह बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 में यह बता दिया कि यदि लोकहित के विरुद्ध है, यानी कि लोकहित के विरुद्ध है, और यदि उस प्राधिकारी को यह लगता है कि यदि इसको ऐसा अपन बता देंगे कि भैया तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है तो ये जनता के हित में नहीं होगा, तब ऐसे समय में उसको नहीं बताया जाएगा कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ये कहता है पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 की हम चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 विशेष तौर से कानून बनाने के लिए है, विधि बनाने के लिए है। और काय के लिए विधि बनाएगा ये कि किसी व्यक्ति को कब तक निरुद्ध करके रखा जाए, कब तक गिरफ्तार करके रखा जाए, और ये निवारक निरोध है, यानी कि अपराध से पहले ही गिरफ्तारी है। इससे संबंधित ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 में कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी, यानी कि संसद जो है कानून के द्वारा ये बता सकेगी क्या कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों के किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड का के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। यहां पर पॉइंट नंबर 7 का जो पॉइंट नंबर का खा गा 3 पॉइंट हैं, तो पॉइंट नंबर 7 का ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड, ये जो सलाहकार बोर्ड अभी हमने पढ़ा ना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसमें रहेंगे, तो सलाहकार बोर्ड की मीटिंग के बिना, सलाहकार बोर्ड की सलाह के बिना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है 3 महीने से ज्यादा भी। ऐसा कानून बना सकती है संसद। इसके अलावा में क्या है, इसके अलावा में पॉइंट नंबर 2 दिया है, पॉइंट नंबर खा मतलब 7 का खा, किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी अधिकतम सीमा अवधि के लिए निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा।
यानी कि कानून ये भी बनाया जा सकता है कि उसको अधिकतम अवधि के लिए गिरफ्तार करके रखा जाए, और वो अधिकतम अवधि कितनी होगी ये संसद डिसाइड करेगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर ग दिया है कि खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि सलाहकार बोर्ड तो बन गया, काय में बन गया, पॉइंट नंबर 4 के क में तो सलाहकार बोर्ड बन गया कि उनमें कौन कौन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले, उच्च न्यायाधीश की योग्यता रह चुके, न्यायाधीश रह चुके उच्च न्यायालय में, ऐसे व्यक्ति जो है सलाहकार बोर्ड में है। लेकिन सलाहकार बोर्ड क्या कार्यवाही करेगा, किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएगा, इससे संबंधित बताने का कार्य संसद विधि द्वारा करेगी। विधि द्वारा यानी कि संसद कानून बना करके ये बताएगी कि सलाहकार बोर्ड किस प्रकार से कार्य करे। तो मैंने आपको समझाया कि अनुच्छेद 22 जिसमें यह बता दिया गया कि किसी व्यक्ति को कब बिना अपराध के गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को कब अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है और प्रक्रिया क्या होगी। तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 23 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 भी मिलेगा। सीआरपीसी और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो के साथ ही भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।